नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट इंद्रजीत जी कथुरिया। इंद्रजीत जी कथुरिया जी का मैं जो है हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी तक हम लोगों ने जो पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो लोग कोरोना से परेशान है या किसी आर्थिक समस्या के कारण अपनी जो है बैंक की किस्त नहीं चुका पाते हैं और सर्फेक्सी एक्ट की उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था कि 13(2) का उनके पास में नोटिस आता है बैंक की तरफ से। उस नोटिस का उनको जवाब जरूर देना चाहिए, जैसा वकील साहब ने बताया था। उसके बाद में अगर वो जवाब से संतुष्ट नहीं है बोरोवर जिसने लोन लिया है, तो वह उस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। बाकी से मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए हाई कोर्ट में रिट दायर करने के बावजूद भी उसको कोई मदद नहीं मिल पाती है, तो उसके बाद बैंक की क्या प्रक्रिया होगी और बोरोवर को क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, 13(2) के नोटिस अगर के खिलाफ अगर हाई कोर्ट जाता है बोरोवर और उसे रिलीफ नहीं मिलता है, तो दूसरा रास्ता उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का शीर्ष रहता है, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता है तो 13(4) के नोटिस का इंतज़ार करें। 13(4) की कार्रवाई होने के पश्चात DRT में 13(4) के जो आदेश होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसके खिलाफ वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये 13(4) के नोटिस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताया। आपने कहा कि यानी कि 13(2) के नोटिस के बाद में बैंक अग्रिम कार्रवाई 13(4) का नोटिस भेजकर करता है। 13(4) के नोटिस के बारे में विस्तार से जो है हमारे दर्शकों को बताएं। 13(4) के नोटिस के जरिए बैंक आपकी मॉर्गेज रखी प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए कार्रवाई करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें एक एफिडेविट भी संलग्न होता है। उस एफिडेविट में अगर कोई बात गलत अंकित की गई है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 13(4) की एप्लीकेशन खारिज कर सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 13(4) के नोटिस एप्लीकेशन पर बारोवर को सुनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बारोवर चाहे तो अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे सुनने के लिए या उस पर उसको कंसीडर करके आदेश करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं 13(4) के नोटिस पर जो डीएम को बैंक जो है भेजते अप्लाई करते हैं, जिसमें कि वो उनको राइट्स नहीं है, डीएम को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो बोरोवर्स को सुने। सिर्फ और सिर्फ यदि उसने कोई जानकारी, बैंक ने कोई जानकारी जो डिटेल है वो गलत दी है, उस पर ही सिर्फ और सिर्फ डीएम खारिज करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा कोई भी अधिकार नहीं रखता। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो प्रणाली है वह सिर्फ आंशिक मात्र से ऐसी प्रणाली है जिसमें कि कहीं ना कहीं बोरोवर्स को घाटा ही है। तो आप बताएं कि अब बोरोवर्स को क्या करना चाहिए, वो किस तरीके से अपने मकान को बेचने से रोक सकता है, उसको क्या करना चाहिए आगे। 13(4) का नोटिस मिलते ही बारोवर को चाहिए कि वो बैंक से संपर्क करे। अगर वो केस सेटल कर सकता है तो सेटल करने की कोशिश करें। इसमें डीएम टाइम दे दिया, डीएम साहब से टाइम मिल सकता है कि साहब मैं सेटल करना चाहता हूँ, इसी तरीके से पेमेंट कर दूंगा, तो डीएम साहब उसमें परमिशन दे देते हैं, ठीक है 2 महीने बाद डेट रख देगा आगे और उसमें सेटल कर सकते हैं। पर मैक्सिमम 60 दिन से ऊपर की पावर डीएम के पास नहीं है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि 60 दिन से ज़्यादा का समय डीएम साहब नहीं दे सकते। और डीएम साहब, अच्छा, इसमें पार्शियली पेमेंट की व्यवस्था भी डीएम साहब के साथ कर सकते हैं या फुल्ली पेमेंट के लिए ही बात करनी होगी, कुछ इस तरह का। पार्शियल या फुल पेमेंट के लिए आप सीधा बैंक से संपर्क कर सकते हैं या बैंक अधिवक्ता जो डीएम कोर्ट में आते हैं उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आप जैसे आपने कहा DRT का एक ऑप्शन जो है ना उनके सामने खुला रहता है, तो या फिर एक बार कोई ये 13(4) के जो नोटिस में जो आपने बताया ना कि जो जो प्रणाली है, जो जो चीज़ें डिटेल में रहती हैं, वो क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उन पर भी कोई विस्तार से कोई बात कर सकते हैं अपन। 13(4) के नोटिस में एक एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी है, जिसमें 9 पॉइंट होते हैं। और 9 पॉइंट में अक्सर बैंक वाले झूठा विवरण देते हैं, जिसको पढ़ करके बारोवर को अगर लगता है कि यहाँ गलत लिखा गया है तो उस पर आपत्ति पेश कर सकता है। और उस आपत्ति को अगर डीएम चाहे तो उस पर स्वयं कंसीडर करते हुए उनका 13(4) का नोटिस खारिज कर सकता है, एप्लीकेशन खारिज कर सकता है। अदरवाइज़ वो सेक्शन 17(1) में DRT में अपील कर, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वकील साहब ने बताई है कि जो 13/4 का जो नोटिस है उसमें एक एफिडेविट आता है। इस एफिडेविट में ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम गलत जो है पॉइंट रखता है, गलत उसमें डिटेल देता है। उसको पॉइंट को पढ़ने की जरूरत है। आपको अपने वकील से या अपने आर्थिक सलाहकार से जो है, जो जिन लोगों ने लोन ले रखा है, उसको पढ़वाने की जरूरत है। अगर उसमें कोई पॉइंट गलत आता है तो आप निश्चित रूप से डीएम के पास जाके उसमें अपील कर सकते हैं। और अगर वो अपील जी आपत्ति कर सकते हैं, अपील नहीं, आपत्ति जी, आप आपत्ति कर सकते हैं। और अगर आपत्ति अगर उनको सही लगी डीएम साहब को, तो वो जो है बैंक की जो अपील है जो है उसको वो खारिज कर सकते हैं, 13/4 के नोटिस को खारिज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि आपको सबसे पहले उसको जो उनका नोटिस है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उस एफिडेविट को, जिससे कि आपको मदद मिल सके। इसके अलावा वकील साहब ने बताया कि आपके पास एक डीआरटी में जाने का ऑप्शन है। तो सर डीआरटी वाले विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, डिटेल में बताएं कि डीआरटी में अपन कैसे जा सकते हैं और उसके मुख्य बिंदुओं को बताएं। सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत सेक्शन 17(1) में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई भी आदेश 13/4 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है तो उसके खिलाफ हम डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, जिसमें माननीय पीओ साहब को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूरे अधिकार प्राप्त हैं कि वो कोई भी आदेश जो परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे पारित कर सकते हैं। जी, डीआरटी में सब जाने के बाद में कोई मतलब कहीं ना कहीं वकील की सलाह लेनी पड़ेगी कि नहीं, वकील को जो ना हायर करना पड़ेगा बोर्ड को, या डायरेक्ट जा सकते हैं? क्योंकि कानून बड़ी पेचीदगी भरा है, इसलिए किसी वकील से सलाह लेना और उसके थ्रू जाना ही उचित रहेगा। जी, स्वयं जाने पर कानून का ज्ञान न होने कारण हो सकता है आपकी मुसीबत और बढ़ जाए, इसलिए वकील की सलाह लेना अत्यधिक ज़रूरी है। जैसा वकील साहब ने बताया कि डीआरटी में जाना चाहिए जिन बोरोर को, अगर मान लीजिए उनको हाई कोर्ट से भी 13/2 के नोटिस के बाद हाई कोर्ट से भी मदद नहीं मिल पाई है और कहीं ना कहीं डीएम साहब की तरफ से भी उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें जो है अब डीआरटी का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। डीआरटी में किस तरह के फैसले होते हैं, या डीआरटी से आपको किस तरह की, मतलब बोरोर्स की अगर मैं बात करूं तो उसको किस तरीके से लाभ मिल सकता है डीआरटी से, और वहां पे उसको किस तरीके से बात करनी चाहिए या अपनी बात को किस तरह से रखना चाहिए, इस पर विचार। डीआरटी यानी कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूरे अधिकार प्राप्त हैं कि वो आपकी सर्कमस्टांसेस समझते हुए, फाइनेंसिस को समझते हुए कोशिश करे कि आपका सेटलमेंट हो जाए, आपकी किस्तें बांध सकता है, लोन रेगुलराइज करने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मतलब असीमित अधिकार प्राप्त हैं कोर्ट को, बैंक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को असीमित अधिकार प्राप्त हैं, और उससे जो भी डिफ़ॉल्टर हैं उनसे जो बैंक वाले मनमाना पैसा वसूल करते हैं उन पर रोक लगाया जाना बिल्कुल संभव है। जी, आज के एपिसोड में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब हमारा जो पहला एपिसोड था उसमें जो है ना कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चन रखे हैं। मैं यहाँ पे एक बार और कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनके मन में कोई प्रश्न है बैंक की ईएमआई से लेकर, लोन एप्लीकेशन से लेकर, या किसी भी फर्जीवाड़ा आपको लगता है कि बैंकिंग सिस्टम आपके साथ कर रही है या आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, या आप परेशानी में हैं और बैंक की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर विभोर गुप्ता जी ने एक प्रश्न किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये सरफेसी एक्ट जो है की जो कार्रवाई है, क्या ये जो है जिनकी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोन पर लगती है, या फिर पर्सनल लोन पर भी कोई सरफेसी एक्ट की कार्रवाई, यानी उनका कहना यह है कि मानिए मैंने पर्सनल लोन ले रखा है और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो क्या उसको भी बैंकिंग सिस्टम जो है उसको हड़प सकता है, उसको ले सकता है क्या? डीआरटी में सिर्फ उन्हीं लोन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, सरफेसी एक्ट में उसी खिलाफ जिसमें कोई प्रॉपर्टी असेट्स मॉर्गेज किया हो, सिक्योर्ड असेट मॉर्गेज हो, सिर्फ उन्हीं लोन में होती है। पर्सनल लोन में कोई एसेट मॉर्गेज नहीं होता है, इसलिए पर्सनल लोन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई डीआरटी में नहीं किया, सरफेसी एक्ट या डीआरटी में नहीं किया सकती। एक प्रश्न और हमारे दर्शकों की तरफ से आया है कि जो पर्सनल लोन मान लीजिए किसी ने ले रखा है और उस दौरान उसने कोई अपना एक खाता दे रखा है, तो बैंकों को उस को फ्रीज करने का अधिकार होता है। मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर बैंक से लोन ले रखा, उस बैंक में मेरी किस्तें कटती हैं, तो उसको फ्रीज करने का अधिकार होता है। लेकिन क्या वह बैंक किसी दूसरे बैंक के अकाउंट को भी फ्रीज करने का अधिकार है, अगर मान लीजिए मैं किसी कारण से पैसा नहीं चुका पा रहा हूँ? इस पर विस्तार से बताएं। जी हाँ, अभी हाल में आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार
अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं और आपका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है और जो आधार से जुड़ा हुआ है, तो पता चलने पर उस खाते को भी बैंक फ्रीज कर सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि अभी जो है आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मान लीजिए किसी ए बैंक में आपका खाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ ए बैंक के खाते को ही उसको सीज करने का अधिकार नहीं है, बल्कि वह किसी भी बी सी डी अगर किसी और बैंक में भी आपका खाता है तो उसको भी सील करने का अधिकार जो है आरबीआई ने बैंक को दिया है। तो इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो लोग कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ित हैं वो सतर्क रहें। दूसरे अकाउंट्स में भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम जो है आपकी सेंध लगा सकता है। इसके खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग आगे जो है ना कार्रवाई करेंगे, आरबीआई को लिखेंगे और जनता की इस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये गलत सिस्टम है। जी सर, और कुछ? अभी आपने एक पर्सनल लोन के बारे में जो प्रश्न पूछा था जी, उसमें सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की सकती, लेकिन डीआरटी में जाकर के बैंक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए। जी, यानी आप कहना चाहते हैं कि पर्सनल लोन में भी बैंक कहीं ना कहीं डीआरटी में जाकर और उस बंदे की प्रॉपर्टी को नीलाम करने की कार्रवाई कर सकता है। जी, तो विस्तार से बताएं। बैंक जो है डीआरटी में जा करके पर्सनल लोन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जी, और उन्हें पता लगने पर कि फला की संपत्ति जो मोर्गेज नहीं है लेकिन उसके नाम से है जी, उसका पता और एड्रेस दे करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को सीज करके जी, इसको नीलाम करके हमें प्रॉपर्टी दिलाएं, वो क्या पैसा दिलाएं, हमारा पैसा वापस दिलाएं। जी, जी, जी। भगत साहब का कहना है कि मान लीजिए पर्सनल लोन में डायरेक्टली कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम चाहे तो डीआरटी में जाकर और कार्रवाई कर सकते हैं और वो पता लगाकर कि उस व्यक्ति के नाम से अगर कोई संपत्ति है तो वो एप्लीकेशन देकर या वहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं कोर्ट में डीआरटी के अंदर कि उस प्रॉपर्टी को सीज करके प्रॉपर्टी को नीलाम करके उनका पैसा वसूला जाए। जी, ठीक है। तो आज हम जो है दूसरे एपिसोड में आज हमने चर्चा करी 13(2) से आगे 13(4) के बारे में हमने चर्चा करी। इसी तरीके से हम हर 2 या 3 दिन के बीच में के अंतराल में आप लोगों के साथ आएंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। जो लोग परेशान हैं, जो लोग चाहते हुए भी लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है, उन पे 138 के जो केस हो रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे ताकि हम मदद कर सकें। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस बैंकिंग सिस्टम को समझना, और हम उसके बाद आपको बताएंगे धीरे धीरे करके कि किस तरीके से आप लोगों को इस सिस्टम से जो आपके सामने परेशानी आ रही है उनसे निकाला जा सके। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पे अपना मैसेज टाइप करें, मैसेज छोड़ें, हम निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। एक बार फिर मैं भगत साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम प्रणाली से आहत है, दुखी है, वो आत्महत्या करने से अगर हम किसी एक भी व्यक्ति को रोक पाए तो जो हमारा जो आंदोलन है वो निश्चित रूप से सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।